हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। आपका प्रेस्टी टेट का जो आपका प्राइमरी का पेपर था वो हो चुका है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आप मिलान करेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। और बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या है उसको रीड करेंगे और इसको क्विक करेंगे, क्या बहुत जल्दी में करेंगे सारे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये किसको प्रदर्शित करता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, जो कि पहले के टाइम में बहुत ये जेंडर रूढ़िवादिता था। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कियों के लिए एक स्पेशल गेम्स बनाए जाते थे, लेकिन इस टाइम नहीं है। लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। तो आप सभी जानते हैं अपसारी चिंतन में आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कुछ भी, कोई भी टेबल ले लीजिए, कोई भी पहाड़ा, जैसे कि कितने में 18 होता है, मल्टीप्लाई करेगी तो 9 इंटू 2 बता दोगे, 6 इंटू 3 बता दोगे 18। तो वो क्या होता है, वो अपसारी चिंतन होता है, मतलब कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जबकि अभिसारी चिंतन क्या होता है, एक सही समस्या पर स्थिर है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसका सिर्फ एक आंसर है, क्या है? लखनऊ है। तो इसका राइट होता है एक स्तर होता है, मतलब एक सही समाधान पर स्तर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, फटाफट करते हैं, सभी लोग जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? पहला दिया गया था कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। सेकेंड दिया गया था कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। मतलब समावेशी कक्षा है, बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई हिंदी बोलेगा, मराठी, तमिल, मतलब एक क्लास में आप बहुत हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी भाषाओं का क्या होता है वहाँ पे सहयोग और उनको बढ़ावा हमें हम देते हैं, जो समावेशी कक्षा होती है। लास्ट में दिया गया था कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। नहीं, यहाँ पे इन्होंने आपको बांध दिया है, बाध्य कर दिया है कि नहीं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि एक निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन, ऐसा नहीं, डायनामिक होना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। आगे देखिए कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आपको एक कथन दिया गया था, इसका कारण दिया गया है नीचे। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी की सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये भी बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ पे पहले से बता दिया कि विद्यार्थियों को पहले से ही जो जानते हैं उसके आधार पे, और फिर कारण में भी कहा है कि पिछले ज्ञान के साथ। तो ये बहुत ही ईजी बन जाता है कि ए और आर दोनों सही है, इन दोनों का रिलेशन भी है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो फर्स्ट आपका सही बनेगा, ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो ये आपका सही नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे ए सही, आर गलत। आगे देखेंगे क्या दिया गया है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे
लगातार कौशल और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कि सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है? बिल्कुल नहीं। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करना होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका राइट है। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन आपका था जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें हमें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान इन सभी की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने लेव वाइगोत्स्की थोड़ा डीप में पढ़ा है तो आपने इनर स्पीच, आउटर स्पीच के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं निजी वाक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा निजी वाक मीन्स इनर स्पीच। और आगे देखेंगे कि लॉरेंस कुहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। इसका कारण दिया था कि लॉरेंस कुहलवर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं था। आगे देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कि संगीतमय है। इसके अंतर्गत आता है मतलब प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। तो ये आपका क्या बनेगा, राइट इसका आंसर बनेगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये भी सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाला आपका सही नहीं दिया गया है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका 4 नंबर। आगे देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये आपका रिपीट हो चुका है। अब सारी चिंता डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे देखेंगे, बहुत ही क्विक करेंगे। कुहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो ये आपने अगर इनकी अवस्थाओं को, इनके सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहले स्तर के दूसरे चरण में इस टाइप की बातें की गई हैं। आगे देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या इसमें से सही होगा? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। आपका जो पॉजिटिव है स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, यही इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा यह एक व्यापक और कैसी होती है, सामान्य होती है। आगे देखेंगे कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, इसका राइट ऑप्शन बनेगा कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। आगे देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, ये आपका कथन दिया है। इसका कारण था कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से किससे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा में शुरुआत की जाएगी, बिल्कुल सही है। छात्रों और
शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। लेकिन ये दिया गया है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना, ये नहीं आप करा सकते हो। ऐसे क्या है, बच्चों का विकास अच्छे से नहीं होगा। अगर बच्चों में प्रतिस्पर्धा आ गई, उनमें आपने तुलना करवाना स्टार्ट कर दिया, नहीं रमेश बेटे आप बहुत अच्छे हो, नहीं सुरेश आप थोड़े से लो हो, तो बच्चों में क्या भेदभाव इस तरीके की भावनाएं आएंगी, जो कि एनईपी बिल्कुल नहीं कहता है कि इनको आपको फॉलो करना है एज अ टीचर, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। रिपीटेड कैसा है, अगर आपने सेकंड पेपर दिया है उसमें पूछा गया था। तो इसका रिलेशन है वो जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है उसमें आती है। इसमें क्या है समस्या, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। आगे देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि वे प्रश्न जो व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट थे, वरना इसका लेवल सही था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। बाध्यता एक क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि बाध्यता जो है वो एक सामाजिक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से क्या है, निर्भर करते हैं। ये इसका राइट आंसर था। आगे देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। किस प्रकार संसाधित होता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करें, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप सभी कर लेंगे, सभी ने सही किया होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अप्रेरणा है मतलब हम अपने खुद से करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, ना कि हमें कुछ जैसे कि टॉफ़ी जीतनी है, हमें कुछ बाहरी लालच होता है, तो वो क्या होता है, वो आंतरिक नहीं होता है, वो बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन की उदाहरण है। आलम्बन मतलब इसकी फोल्डिंग, आपको पता है ये जो टर्म है वो किसने दिया है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है, मतलब पार, किसी को थोड़ा मतलब पता है, उसकी थोड़ी सी आप हेल्प कर दो, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है उस पर मचान बना दो, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो उस कंप्लीट को पूरा किया जा सकता है। तो कौन कौन से उदाहरण हैं, तो बोलकर सोचो ये भी हो जाएगा, संकेत और इशारे भी हो जाएंगे, आधा हल किया उदाहरण ये भी हो जाएगा, प्रश्न लेकिन रटकर दोहराव ये नहीं होगा। तो ABCD इसके क्या होंगे राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास जो है वो समीप दूराभिमुख है, इसका राइट ऑप्शन था। आगे देखिए कि जेन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो ये भी बहुत तेजी था, जो विकेंद्रण है वो जो मूर्त संक्रियात्मक सोच है उसको पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। नेक्स्ट देखिए कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, मतलब वो उसको सजीव मान रही है। तो इस तरीके आपने इस
बहुत मतलब जैसे मम्मा होती हैं बचपन में, जैसे हम गिर जाते हैं तो वो ज़मीन को मारने लगती हैं, तो हम कैसे समझ जाते हैं उसको कि हाँ ये तो जीवित है, इसमें प्राण है। फिर हम रोना मतलब हम नहीं रोते हैं, तो इस तरीके से समझिए। इस सीडीपी में क्या होता है, जितने आप एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको पढ़ेंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसका राइट मतलब इसमें पूछा गया था इनकी स्टेज, किस स्टेज में इस टाइप के बच्चे आएंगे, तो वो बहुत प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आएगा ये बच्चा, मतलब पूर्व चलन अवस्था। इंग्लिश में लर्न करिए क्योंकि एक ही आपको मिलेगा। हिंदी में इसके मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत सारे इसके नेम हो सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश को ज़रूर आप प्रेफर करेंगे। आगे देखिए कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।